अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद आमिर। बच्चों, हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा। आज हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में सीखते हैं कि है क्या। मुझे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही है, रोटेट कर रही है। वो पॉइंट P पर मौजूद है। कुछ टाइम T के बाद वो ऑब्जेक्ट पॉइंट P से पॉइंट P1 पर पहुंची। तो उसने जो एंगल बनाया x एक्सिस के साथ उसको कह देते हैं θ1। कुछ और टाइम t प्लस डेल t के बाद ये ऑब्जेक्ट P1 से P2 पर चली गई। तो जो एंगल बना दोबारा x एक्सिस से उसको बेटा हम कहते हैं θ2। अब θ1 वो हमारे पास एंगल था P1 से P से P1 तक, और θ2 जो एंगल था वो P1 से P2 तक था। अगर हम लोग P1 से P2 तक का एंगल मालूम करें तो वो हमारे पास आएगा डेल थीटा। डेल थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। या डायग्राम में देखें कि हमारे पास P से P2 तक θ2 और P से P1 तक θ1। तो डेल थीटा दोनों का डिफरेंस आएगा तो क्या होगा, डेल थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। ये जो ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में रोटेट कर रहा है, सर्कल में रोटेट करते हुए वो जो भी एंगल सेंटर में बनाता है उस एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर से मैंने क्या कहा, जब वो ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, तो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो भी एंगल सेंटर पर बनाएगा उस एंगल को हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, सादा लफ्जों में चेंज इन एंगुलर पोजीशन। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन आप लिखिएगा। देखिए फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास यहां पर एक पोजीशन P1 है, कुछ देर के बाद ऑब्जेक्ट चला गया P2 पर, तो P1 से P2 तक जाने में जो भी एंगल बना उसको हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बना कैसे, जब उसकी एंगुलर पोजीशन चेंज हुई। तो वो कैसे होगा, डेल थीटा P1 से P2 तक डेल थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। ये हमारे पास आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला भी। जो हमारी टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन है उसको आप यूं लिख सकते हैं, द एंगल सस्पेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो आपको मैंने बताया जब बॉडी सर्कल में मूव करेगी तो उस मोशन में तो जो एंगल सेंटर में बनेगा उसका नाम क्या होगा हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने जान लिया। अगली बात हम देखते हैं बेटा ये क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर है या स्केलर है। तो हमारी जो बुक में लिखता है वो लिखता है फॉर अ वेरी स्मॉल वैल्यू, स्मॉल वैल्यू के लिए इसको हम कहते हैं वेक्टर। अब अगली बात बुक वाला बताता नहीं है आपको तो उसने स्मॉल वैल्यू क्यों कहा। जो बात ये है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो थीटा है, इसकी दो कंडीशन है। कुछ कंडीशन में ये वेक्टर होता है और कुछ में ये स्केलर होता है। वेक्टर की कंडीशन में होता है जब एंगल बहुत स्मॉल होगा। कितना स्मॉल होगा बेटा, ये जो थीटा बेटा हमारे पास जब तक थीटा लेस देन 10 डिग्री होगा तो ये वेक्टर होगा। लेकिन जैसे ही एंगल ग्रेटर देन 10 डिग्री हो जाएगा फॉर अ लार्ज वैल्यू ऑफ थीटा, बेटा ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये स्केलर बन जाएगा। ऐसा क्यों है कि जो हमारे पास छोटा एंगल है उसके लिए ये वेक्टर है और लार्ज एंगल के लिए स्केलर है, ऐसा क्यों है। इसके लिए बेटा हमें जानना पड़ेगा कोई भी क्वांटिटी जो है जब वेक्टर होती है तो किन कंडीशंस की वजह से वो वेक्टर होती है बेटा। नंबर 1 बेटा हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए।
अब मैग्नीट्यूड का मतलब आप जानते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस एसआई यूनिट। नंबर 2 बेटा हमारे पास उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। और तीसरी बात, उससे वेक्टर एडिशन के जो लॉज हैं वो भी ओबे करने चाहिए। अब अगर कोई क्वांटिटी ये दो चीजें रखती है लेकिन ये थर्ड केस उसके पास नहीं है, वेक्टर एडिशन के लॉ ओबे नहीं करती, तो उसको हम वेक्टर नहीं कहेंगे। यहां पर भी यही बात है, जब ये वैल्यू छोटी वैल्यू है तो ये तीनों केस फॉलो होते हैं, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, वेक्टर एडिशन के लॉ को भी ओबे करता है। कौन सा लॉ को ओबे करते हैं बेटा? कि वो जो हमारे पास है, हम कह सकते हैं कम्युटेटिव लॉ, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू हो सकता है θ2 प्लस θ1। ये कब हो सकता है? जब इसकी वैल्यू लेस होगी, लेस देन 10 डिग्री फॉर अ स्मॉल वैल्यू, ये लॉज को ओबे करता है, तो ये वेक्टर है। लेकिन जब एंगल 10 डिग्री से बढ़ जाता है, ये लॉज को ओबे नहीं करता, तब ये क्या बन जाता है? स्केलर। तो अब आपको अंदाजा हो गया, मालूम हो गया कब कब ये वेक्टर होगा और कब कब ये स्केलर होगा। अगली बात, इसकी डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे? बच्चों एक बात आज अपने दिमाग में बिठा लो, लिख लो पेपर पे, कॉपी पे। तमाम एंगुलर क्वांटिटीज की जब भी डायरेक्शन पूछी जाए तो आपने बताना है डायरेक्शन जो होती है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। तमाम एंगुलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन जो होगी वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। इस बात का क्या मतलब है? चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। बेटा हम ये मालूम करते हैं बाय राइट हैंड रूल, बाय राइट हैंड रूल डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, और हम मालूम करेंगे राइट हैंड रूल से। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? लास्ट लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो देखें, और एक्सिस ऑफ रोटेशन उसमें आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल बॉडी की रोटेशन है क्लॉकवाइज, बॉडी मूव कर रही है क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो हमने डायरेक्शन मालूम करनी है। देखें राइट हैंड रूल क्या कहता है कि आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों को घुमाएं। कैसे घुमाएं? जैसे बॉडी रोटेट कर रही है, आपने दाएं हाथ की उंगलियों को घुमाएं रोटेशन की डायरेक्शन में। एरो कैसे बनाया बेटा मैंने? ऐसे, जैसे मेरी उंगलियां घूम रही है। जो थंब है, इरेक्ट थंब, वो बेटा शो करेगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, जो कि हमारे पास क्या है? अलोंग द एक्सिस। नहीं समझ में आता आपको? देखते हैं दोबारा, इधर देखिए जरा। फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास एक व्हील है, इसको मैं रोटेट कर रहा हूं अलोंग द एक्सिस क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर। देखिए इसका एक्सिस जो है इधर भी है और इधर भी है। डायरेक्शन किस एक्सिस के अलोंग होगी? आउटवर्ड के अलोंग या इनवर्ड के अलोंग? तो राइट हैंड क्या कहता है? राइट हैंड कहता है आपने अपने हाथ की उंगलियों को घुमाना है जैसे आपकी रोटेशन है। तो मैंने उंगलियां घुमा दी। थंब किधर है? थंब अलोंग द एक्सिस तो है लेकिन इनवर्ड। तो हम क्या लिख सकते हैं? जब बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस तो होगी, कैसे होगी बेटा हमारे पास? इनवर्ड। इनवर्ड डायरेक्शन होगी अलोंग द एक्सिस, होगी अलोंग द एक्सिस ही। अगर हम बात करें एंटी क्लॉकवाइज, हमारी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो फिर हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे। फिर वही हमारे पास जैसा एरो है वैसे उंगलियां घुमाओ, जैसे बॉडी रोटेट कर रही है, हमने अपनी उंगलियों को घुमाया अलोंग द रोटेशन, थंब फिर हमारे पास अलोंग द एक्सिस आ गया। लेकिन अब किधर आया? अलोंग द एक्सिस आउटवर्ड। तो हम यहां लिख देंगे आउटवर्ड। तो क्या समझ आई बात? डायरेक्शन होती तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लेकिन कभी आउटवर्ड और कभी इनवर्ड। कब आउटवर्ड होगी और कब इनवर्ड होगी आपको ये अंदाजा हो गया। बच्चों डायरेक्शन के बाद हम आते हैं इसके यूनिट्स पर। तो जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जो इसका एसआई यूनिट है बेटा, उससे हम कहते हैं रेडियन। रेडियन जो है बेटा इसका एसआई यूनिट है। इसके कुछ और यूनिट्स भी हैं जिनमें हम इसको मेजर करते हैं। जैसे बेटा हमारे पास है डिग्री, और फिर बेटा हमारे पास है
रेवोल्यूशन। तो आपसे कभी पूछा जाए एमसीक्यूज के अंदर कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या है, तो क्या बताएंगे बेटा आप लोग? वो है रेडियन, और बाकी यूनिट हमारे पास कौन कौन से हैं? डिग्री भी एक यूनिट है, रेवोल्यूशन भी एक यूनिट है। वहां पर डिग्री जो है वो छोटा यूनिट है, रेवोल्यूशन बड़ा यूनिट है, और जो रेडियन है एक मीडियम यूनिट है। हम बारी बारी इनको एक्सप्लेन करते हैं बेटा। रेडियन क्या होता है बेटा? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है एक सर्कुलर पाथ के अंदर। बॉडी जो है इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंची, तो उसने एक आर्क लेंथ कवर किया, तो क्या होगा? इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ये एक एंगल है जो एक आर्क बना रही है। उस आर्क के लिए एक शर्त है, उस आर्क की जो लेंथ है, इस आर्क एस की जो लेंथ है बेटा, वो रेडियस के अगर बराबर होगी तो जो हमारे पास एंगल बनेगा उसे हम 1 रेडियन कहेंगे। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? थीटा जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है रेडियन में, इक्वल है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस लेंथ के। आर्क लेंथ को बेटा हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे और रेडियस लेंथ को आर से। थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। अब हम अगर इसके डायमेंशन की बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, आपने देखा थीटा जो है बेटा, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर है। अब एस का यूनिट बेटा क्या होता है? लेंथ। आर का बेटा क्या होता है? लेंथ। इसका मतलब है थीटा जो है दो सेम क्वांटिटीज की रेशियो है। जब ये दो सेम क्वांटिटीज की रेशियो है तो थीटा का डायमेंशन क्या आएगा? नो डायमेंशन। थीटा इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यदि एमसीक्यू में कभी पूछा जा सकता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन बताएं, तो क्या बताएंगे? इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। हमने रेडियन को डिस्कस किया, अब दूसरा यूनिट डिग्री था। डिग्री क्या होता है बच्चों? अगर हम एक पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, क्या कहा मैंने? सर्कल के सर्कमफेरेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो हर पार्ट सेंटर पर जो एंगल बना रहा होगा वो कहलाएगा बेटा हमारे पास कितना? 1 डिग्री। क्या कहा मैंने? फिर सुनिएगा। अगर हम एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो हर पार्ट जो एंगल बना रहा होगा वो क्या होगा? 1 डिग्री होगा। बेटा आखिर में रेवोल्यूशन था। अब रेवोल्यूशन क्या होता है बेटा? एक कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक मुकम्मल चक्कर को एक रेवोल्यूशन कहते हैं। कोई बॉडी जब सर्कल में रोटेट कर रही होगी तो उसका एक पॉइंट से स्टार्ट होके वापस जब वो एक पॉइंट पे पहुंचेगी तो उसका एंगल बनेगा, वो होगा बेटा आपका कितना? 1 रेवोल्यूशन। और 1 रेवोल्यूशन बराबर होता है बेटा, आपको याद रखना है, 2 पाई रेडियन। ठीक है? इसी तरह बेटा आप देख सकते हैं कि 2 पाई रेडियन जो है वो इक्वल है 360 डिग्री के। ये छोटे छोटे फॉर्मूलास आपने याद रखने हैं, इनमें हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, हम कन्वर्जेंट डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये हमारा था टॉपिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, इसको याद कीजिएगा। दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।